रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले दिल्ली सल्तनत का हमने पूरा रिवाइज कर लिया हुआ है। और दिल्ली सल्तनत में जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल चल रहा था तो उस समय दिल्ली सल्तनत का बिखराव हुआ था और उसी बिखराव में दो राज्यों का उदय हुआ था। एक विजयनगर साम्राज्य और दूसरा बहमनी साम्राज्य। तो ये दोनों साम्राज्य उस समय हमारे छूट गए थे और उन्हीं दोनों को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं विजयनगर साम्राज्य। जो विजयनगर साम्राज्य था, इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत से टूटकर किया था। जो विजयनगर साम्राज्य था, इसकी राजधानी हम्पी थी, जो वर्तमान कर्नाटक में स्थित है। हरिहर एवं बुक्का जो थे, इनके पिता का नाम संगम था और जो इनके गुरु थे उनका नाम विद्यारण्य था। ठीक है। और जो विजयनगर साम्राज्य था, इस पे कुल 4 वंशों ने शासन किया हुआ है। कौन कौन से? संगम वंश, सलुव, तुलुव और आरवीडू वंश। इन्हीं 4 वंशों ने विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया हुआ है। तो सबसे पहले आता है संगम वंश। इसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी और इसका जो वंश का नाम है संगम वंश इसीलिए पड़ा क्योंकि इनके पिता का नाम संगम था। तो अपने पिता के नाम पे इन्होंने अपने वंश का नाम रखा संगम वंश। तो इसके जो प्रथम शासक थे वो हरिहर प्रथम थे। हरिहर प्रथम के दरबार में सयान नामक विद्वान रहते थे जिन्होंने वेदों पर टीका लिखा हुआ है। ठीक है। और जब हरिहर प्रथम के बाद जो अगला शासक हुआ वो बुक्का प्रथम हुआ। इसने वेग मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की और इसी के समय पे रायचूर दोआब पर अधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया। जो रायचूर दोआब था वो कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के बीच का क्षेत्र था। आप लोगों को पता होगा कि जो दोआब क्षेत्र होता है ये बहुत ही उपजाऊ होता है, इसीलिए यहाँ पे रायचूर दोआब को लेके विवाद शुरू हुआ। इसमें बुक्का प्रथम पहले एक तरफ थे और दूसरे साइड में बहमनी शासन की तरफ से मोहम्मद प्रथम था और इसमें बुक्का प्रथम हार गया। यानी कि जो रायचूर दोआब था ये किन दो राज्यों के बीच था? तो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। जब पहली बार युद्ध हुआ तो शासन इधर बुक्का प्रथम चला रहे थे और उधर बहमनी में मोहम्मद प्रथम चला रहे थे। फिर जो अगले शासक हुए वो देवराय प्रथम हुए। इन्होंने अपने सेना में तुर्क धनुर्धर को शामिल किया और अपने सेना में जो मुस्लिम योद्धा थे उनको भी शामिल किया हुआ था। और देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया। फिरोज शाह बहमन का आक्रमण इसी के समय पे हुआ था। यानी कि जो रायचूर दोआब था उसी को लेकर फिरोज शाह बहमन ने भी आक्रमण किया हुआ था। इसमें भी देवराय प्रथम पराजित हो गया, किंतु इन दोनों के बीच वैवाहिक संबंध हो गया, इसीलिए ये जो समस्या थी इसका समाधान निकल गया। और उसके अलावा देवराय प्रथम के दरबार में जो इटली का यात्री निकोलो डे कांटी था वो भारत आया हुआ था। उसके बाद अगला शासक देवराय द्वितीय हुआ। इसके समय संगम वंश का सर्वाधिक विकास हुआ और यह सबसे प्रतापी शासक था। इसने श्रीलंका अभियान किया। इस हिसाब से अगर आप देखें तो श्रीलंका अभियान करने वाला ये चौथा शासक है। कौन कौन से? सबसे पहले चोल साम्राज्य जब पहली बार था तो वहाँ पर करिकाल, फिर राजराज, फिर राजेंद्र चोल और ये फिर चौथा नंबर का ये देवराय द्वितीय। यानी कुल 4 शासकों ने श्रीलंका अभियान किया हुआ है। फिर अब आगे है कि ये सिंहासन के बगल कुरान रखता था। कहने का मतलब है ये धार्मिक रूप से सहिष्णु था, सभी धर्मों को मान्यता देता था। फिर क्या है कि ये गज बेटका की उपाधि इसने धारण की हुई थी। और इसके समय जो विजयनगर साम्राज्य था उसके पास कुल 300 बंदरगाह थे और इसके दरबार में एक यात्री अब्दुल रज्जाक आया हुआ था जिसकी पुस्तक मतलाए साहिन है और मतलाए साहिन फारसी भाषा में लिखी गई है। अब आगे देखते हैं। देवराय द्वितीय के बाद जो अगला शासन हुआ वो मल्लिकार्जुन हुआ। इसी के समय संगम वंश का पतन शुरू हो गया। जो मल्लिकार्जुन था इसको प्रौढ़ देवराय भी बोलते हैं। फिर इसके बाद जो अगला शासक या फिर बोले अंतिम शासक हुआ वो विरूपाक्षन हुआ। ये अंतिम शासक था। सलुव नरसिंह द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। सलुव नरसिंह द्वारा विरूपाक्षन की हत्या को प्रथम बलाहार की घटना कहते हैं। तो प्रथम बलाहार की घटना किसे कहते हैं? जब पहली बार सिंहासन के लिए किसी की हत्या हुई इस काल में, मतलब पहले भी तो हो ही चुकी है, लेकिन विजयनगर साम्राज्य में जब सिंहासन के लिए पहली बार किसी की हत्या हुई तो वो प्रथम बलाहार की हत्या कहलाई। कौन कौन? विरूपाक्षन की हत्या नरसिंह ने कर दी, सलूम नरसिंह ने।
तो संगा वंश का तो अंत हो गया। फिर सलुव नरसिंह ने एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम सलुव वंश था। इसके संस्थापक सलुव नरसिंह ही थे और जो अंतिम शासक हुआ वो इमाड़ी नरसिंह हुआ और इसकी हत्या वीर नरसिंह ने कर दी, जिसे द्वितीय बलाहार की घटना कहते हैं। प्रथम बलाहार तो हो गया, पहली बार हत्या, फिर द्वितीय बलाहार हो गया, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। फिर अब अगला वंश है तुलुव वंश, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, जो तुलुव वंश था, वीर नरसिंह इसके प्रथम शासक थे और यही इसके संस्थापक थे। इनका जो संबंध था पुर्तगाली गवर्नर अल्मोड़ा के साथ, इनका अच्छा संबंध था। 1505 ईस्वी में अल्मोड़ा के साथ इन्होंने घोड़े के लिए संधि की थी, यानी कि जो अल्मोड़ा यानी विदेशी जो घोड़े होते थे वो बहुत बेहतरीन होते थे, इसीलिए इन्होंने उनके साथ व्यापारिक संधि की थी। और 1509 ईस्वी में वीर नरसिंह की मृत्यु हो गई। तो जो अगला शासक हुआ वो कृष्णदेव राय हुआ। कृष्णदेव राय सबसे प्रतापी शासक था। इसने रायचूर दोआब पर अधिकार कर लिया और इसी उपलक्ष्य में उसने आंध्र भोज तथा अभिनव भोज की उपाधि धारण की। और जो कृष्णदेव राय था, इसने आमुक्त माल्यत नामक एक पुस्तक लिखी जो कि तेलुगु भाषा में है। उसके अलावा जामवंती कल्याणम नामक एक पुस्तक लिखी जो कि संस्कृत भाषा में है। और जो कृष्णदेव राय है, इसकी चर्चा बाबर की जो आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी, उसमें भी इसका उल्लेख मिलता है कि उस समय जो सबसे प्रतापी हिंदू शासक हुआ करता था वो कृष्णदेव राय था। इसने नागलपुर नामक शहर की स्थापना की और उसी शहर में विट्ठल स्वामी और हजारा मंदिर का निर्माण करवाया। और इसके दरबार में इटली का यात्री डोमिगो तथा पुर्तगाली यात्री बाराबोसा आया हुआ था। अब आगे देखते हैं। इसका अल्बुकर्क के साथ अच्छा संबंध था और इसके दरबार में यानी कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु भाषा के 8 विद्वान रहते थे जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्टप्रधान मत सोचिएगा, अष्टप्रधान जो होते थे वो शिवाजी के दरबार में थे, ये अष्टदिग्गज हैं, इनको याद रखिएगा। तेलुगु भाषा के 8 विद्वान जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता था वो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे और उन्हीं में से एक थे अलसी पेडन्ना, जिन्हें तेलुगु भाषा का पितामह कहा जाता था, वो इनके दरबार में रहते थे। और अलसी पेडन्ना ने हरि कथा तथा मनु चरित की रचना की हुई है। और उसके बाद अगले विद्वान थे तेनाली रामा, जिनकी रचना पांडुरन महामना है। यह विद्वान के साथ साथ इनके दरबार में एक मंत्री के पद पर भी आसीन थे और इन्होंने जनता को अंधविश्वासों से दूर रखने की कोशिश की है। ठीक है। फिर 1529 ईस्वी में कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई। तो जो अगला शासक हुआ वो अच्युत देव राय हुआ। इसके समय जो पुर्तगाली यात्री तुनीस था वो आया हुआ था और इसने एक नए पद महामंडलेश्वर पद की स्थापना की। फिर उसके बाद अगला शासक सदाशिव राय हुआ जो कि इस वंश का अंतिम शासक था। ठीक है। सदाशिव राय का सेनापति राम राय था। राम राय ने शासन की सारी शक्ति अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि देखिए सदाशिव राय कमजोर हो चुके थे, इसीलिए इनका जो सेनापति राम राय था उसने स्थिति का फायदा उठाया और शासन की सभी शक्तियां अपने हाथ में ले ली। और वो एक साम्राज्यवादी शासन था जिसने बहमनी के 5 राज्य बीजापुर, बरार, बीदर, गोलकुंडा और अहमदनगर में फूट डालने की कोशिश किया, किंतु इसके विपरीत परिणाम हुआ और ब्राह्मणी साम्राज्य के 5 राज्यों में से बरार को छोड़कर शेष चारों राज्यों ने मिलकर 1565 ईस्वी में विजयनगर पर हमला कर दिया। इस युद्ध को तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है। यानी सदाशिव राय का जो सेनापति राम राय था ये सोचा कि चलो जो बहमनी साम्राज्य है उसमें फूट डालकर उसे अपने अधीन कर लेते हैं, उस पर अधिकार कर लेते हैं। इसीलिए इसने इनके 5 राज्यों में फूट डालने की कोशिश की, लेकिन हुआ इसका उल्टा। ये 5 राज्य फिर से मिल गए और अंत में बरार को छोड़कर अन्य 4 राज्यों ने मिलकर इसी को कूट दिया। यानी कि 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ जिसमें राम राय मारा गया। ठीक है। अब आगे देखते हैं। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत कर दिया। युद्ध के मैदान में राम राय मारा गया, इसके बारे में हमने अभी ही चर्चा की हुई है। सदाशिव राय ने अपना अगला सेनापति तिरुमल को बनाया। तिरुमल ने सदाशिव राय की हत्या कर दी और एक नया वंश आरवीडू वंश की स्थापना कर दी। तो इस तरीके से जो तुलु वंश था उसका भी अंत हो गया। फिर अब अगला आया आरवीडू वंश।
इसके संस्थापक तिरुमल थे और रंगा तृतीय इसका अंतिम शासक था और बहुत ज़्यादा समय तक इसने शासन भी नहीं किया हुआ है। रंगा तृतीय को पराजित करके शिवाजी ने विजयनगर साम्राज्य को मराठा साम्राज्य में मिला लिया, यानी कि अंत में पूरे विजयनगर साम्राज्य का क्या हुआ इसकी बात करें तो शिवाजी ने इसे मराठा साम्राज्य में मिला लिया। जो विजयनगर साम्राज्य था इसको तेलुगु भाषा का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो तेलुगु भाषा का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो विजयनगर साम्राज्य का जो काल था उसको ही तेलुगु भाषा का स्वर्णकाल कहा जाता है। अब देखते हैं इसकी प्रशासनिक व्यवस्था। देखिए, जो विजयनगर की प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी कृष्णदेवराय की रचना आमुक्तमाल्यद, इसको याद रखिएगा, कृष्णदेवराय की रचना आमुक्तमाल्यद तथा अब्दुल रज्जाक की जो पुस्तक मतलाए साहेन है इससे इसकी जानकारी मिलती है। तो किन दो पुस्तकों से विजयनगर साम्राज्य की जानकारी मिलती है? तो आमुक्तमाल्यद और मतलाए साहेन। ठीक है। इस समय राजा एक विशेष प्रकार का यज्ञ करते थे जिसे पट्टाभिषेक यज्ञ कहा जाता था। पूरे साम्राज्य को निम्नलिखित रूपों में बांटा गया था। सबसे बड़ा होता था देश जिसको राज्य बोला जाता था, फिर होता था प्रांत जिसको मंडल, फिर जिला था जिसको कोट्टम बोला जाता था, परगण जिसको नाडो और अंत में गांव जिसको उर बोला जाता था। आपने सुना है ना, उरई उर, उर मतलब गांव होता है। तो जो शासन की सबसे छोटी इकाई थी वो गांव थी यानी उर, और जो सबसे बड़ी इकाई वो देश यानी कि राज्य हुआ करती थी। उस समय देश का राज्य का मतलब देश होता था या देश का मतलब राज्य होता था। ठीक है। इसको आज के हिसाब से मत देखिएगा कि देश बहुत बड़ा होता है राज्य उसका अंग होता है, नहीं। उस समय जो देश होता था उसको राज्य और राज्य को ही देश बोला जाता था। अब आगे देखते हैं। कृष्णदेव राय के समय प्रांतों की संख्या 6 थी। अच्युत देव राय के समय प्रांत का प्रशासन प्रांतपति से लेकर महामंडलेश्वर नामक अधिकारी को दे दिया, यानी कि जो प्रांतपति था इसके स्थान पे एक नया पद स्थापित किया गया जिसका नाम महामंडलेश्वर था। तो प्रांत की जिम्मेदारी किसके पास थी? तो महामंडलेश्वर नामक अधिकारी के पास थी। कृष्णदेव राय ने नायंगर व्यवस्था लाया। इसके तहत अधिकारियों को नगद वेतन के स्थान पर भूमि दिया जाता था। यह गुप्तकालीन सामंती व्यवस्था तथा दिल्ली सल्तनत के इक्ता व्यवस्था के ही समान थी। जिस तरीके से गुप्त काल में सामंती व्यवस्था थी यानी वेतन के बदले भूमि दी जाती थी, और सल्तनत काल में इक्ता व्यवस्था थी यानी वहाँ पे भी वेतन के बदले भूमि दी जाती थी, उसी तरीके से विजयनगर साम्राज्य में आयंगर व्यवस्था थी। ठीक है, जिसमें वेतन के बदले भूमि दी जाती थी। उसके बाद है इस समय सैनिकों को दान में दी गई भूमि को अमर भूमि कहा जाता था और इस भूमि को प्राप्त करने वाले को अमर नायक कहा जाता था। कहने का क्या मतलब है कि अब वो वेतन तो दिया नहीं जा रहा है, पैसे तो दिया नहीं जा रहा है, इसीलिए उसको भूमि दान में दी जाती थी। तो जो भूमि उनको दान में दी जाती थी उसको अमर भूमि कहा जाता था और वो भूमि पाने वाला जो व्यक्ति था उसको अमर नायक कहा जाता था। मंदिर को दान में दी गई भूमि को देवभूमि कहा जाता था। इस समय सैन्य विभाग को कदाचार विभाग कहा जाता था और जो विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा थी वो पैगोडा थी, इसको याद रखिएगा। जो भूमि थी मतलब इस समय जो भूमि थी वो 4 प्रकार की होती थी। कौन कौन सी? सबसे पहले सिंचित भूमि, यानी ऐसी भूमि जहाँ पे पानी की अच्छी खासी व्यवस्था होती थी, आसानी से पानी उपलब्ध होता था और पानी आसानी से उपलब्ध होता था, और उसके अलावा जो भूमि थी वो उपजाऊ थी, इसीलिए यहाँ पे सर्वाधिक टैक्स लगाया जाता था। फिर है बागानी भूमि या बागाती भूमि। ये ऐसी भूमि थी जहाँ पे बाग बगीचे लगाए जाते थे या फिर मसालों का उत्पादन किया जाता था। इस पर जो टैक्स था वो सिंचित भूमि के मुकाबले कम होता था। फिर है ऊसर भूमि। यहाँ पर प्रतिवर्ष खेती नहीं हुआ करती थी और अधिकतर समय यह सूखाग्रस्त रहता था, इसीलिए इस पे सबसे कम टैक्स लगाया गया था। फिर चौथा है जंगली भूमि या वन भूमि। ये ऐसी भूमि होती थी जहाँ पर अधिकतर वन पाए जाते थे ज़्यादातर क्षेत्रफल पे, और इस पर कोई भी टैक्स नहीं था। अब आगे देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में कौन कौन से विदेशी यात्री आए हुए थे। देखिए, देवराय प्रथम के दरबार में निकोलो डे कांटी आया हुआ था जो कि इटली का रहने वाला था। कृष्णदेवराय द्वितीय के दरबार में अब्दुल रज्जाक आया हुआ था जो कि फारस का रहने वाला था। वीर नरसिंह के दरबार में बर्थोमा आया था जो इटली का रहने वाला था। और कृष्णदेव राय के समय 2 यात्री आए हुए थे, एक बाराबोसा जो कि पुर्तगाली का रहने वाला था और एक डोमिगो पायस जो कि इटली का रहने वाला था।
और अच्युत देव राय के समय नुनीज आया हुआ था जो पुर्तगाल का रहने वाला था। तो ये था विजयनगर साम्राज्य। अब अगले वीडियो में हम बहमनी साम्राज्य को देखेंगे और बहमनी साम्राज्य खत्म होने के बाद हम मुगल काल में एंट्री करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।